नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चांदनी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है, फिर चाहे वो एग्ज़ाम हो, वैकेंसी हो या किसी भी प्रकार के रिजल्ट से संबंधित हो। तो आइए फ्रेंड्स, आज का न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है एक नए एग्ज़ाम के संबंध में। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी फ्रेंड्स वॉइस हो रही है बैकग्राउंड में, तो उसको इग्नोर करिएगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो इस वजह से वीडियो में हो सकता है हल्की आवाज़ भी आ रही हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने कल दिनांक 22 को 2 एग्ज़ाम कराए थे। एक था आपका ड्राफ्टमैन का, दूसरा था आपका यूपी ट्रिपल एससी एएसओ का। तो ड्राफ्टमैन और एएसओ के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था कैसा क्या पेपर आया है। तो आज जो एएसओ का पेपर कल हुआ था उसके मैं 1 से 30 तक जो कि हिंदी के प्रश्न थे उसका सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। और इसका जीके जीएस का मैंने कल ही सॉल्यूशन रात में करा दिया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वैसे अगर सर्च करेंगे तो कल का ही वीडियो है, रात का देख सकते हैं। तो जीके जीएस हम लोग देख ही चुके थे 31 से 60 नंबर तक। अभी हम लोग यहाँ पर 1 से 30 तक सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने ड्राफ्टमैन का पेपर दिया है तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने कल के ही दिन करवा दिया था, तो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है। तो ये किस प्रकार का लेटर है? तो जैसे कि आपको अपने मित्र को कोई अच्छी बात बतानी है कि आपके कॉलेज में फंक्शन है इस तरीके से, वो पत्र किस प्रकार का होगा? अगर आप लेटर उसको लिखेंगे तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिक पत्र। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो ये किस प्रकार के विकल्प में आएगा? यानी कि पहले आपको कोई लेटर मिल गया है, दोबारा आपको वही लेटर दिया जा रहा है, लेकिन पहले लेटर का उसमें रेफरेंस डाल दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर कहलाएगा। और कभी भी आप कोई काम करते हैं, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हैं, आपको कोई लेटर दिया गया कोई काम करने के लिए, तो आपने अगर उस पर विचार नहीं किया तो पुनः 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब भी आपका हेड चाहे आपको एक रिमाइंडर दे सकता है, और मैक्सिमम आपको 3 रिमाइंडर दिए जा सकते हैं। 3 के बाद भी यदि आपने उस पर विचार नहीं किया तो फिर आप पर कार्यवाही के आप हकदार हो जाते हैं। तो इसका मतलब है, अगर कोई भी लेटर आपको दिया गया है उसका पहले वाले लेटर का संदर्भ दे दिया गया तो ऐसा क्या कहलाता है? अनुस्मारक, रिमाइंडर की एक बार फिर आपको आपका हेड याद दिला रहा है कि आपको ये काम करना है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और 3 में कह रहा है किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई ए ओ औ। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श, रा, टा, ठा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का भी बी और आपका 4 का भी बी हो जाएगा। 5वां है प्रश्न, 5वें में कह रहा है कि मधु प्लस अरि में संधि कीजिए। मधु प्लस अरि में संधि कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्वरी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है छोटा आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है, असहनशीलता। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असहनशीलता। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मत, आहत, प्रसाद, धीरज, ये सब आपके ओरिजिनल शब्द लिखे हुए हैं और इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो तद्भव हो। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है आपसे कि मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो खुद कर रहा है यानी कि निजवाचक, निजी के लिए कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 खत्म हो गया है। 9वां ऊपर दिया हुआ है, चल रहे हैं, ये देख सकते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 9 में समीश भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो समीश भोजी शब्द का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो मांस का सेवन करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रभात, प्रभास, भोर और सुबह, ये आपस में
सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम है। तो आपको सही विलोम शब्द पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर डी है, विश्वास का अविश्वास होता है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 12 में कह रहा है 12 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2। ठीक है, ये पंकज, परंपरा और गड्ढा जो भी लिखा है आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3। 3 में कह रहा है किस समूह के शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं। इसमें जो भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि किस समूह के शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। पहला, दूसरा और तीसरा ये सब आपके सही रखे गए हैं, चौथा वाला नहीं रखा गया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बना क्या, ए। ये हो गया प्रश्न नंबर 13। 14वां यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। यानी कि ऊपर के जितने भी 4 शब्द दिए हैं, कवि, सम्राट, नेता, विधुर, ये सब पुल्लिंग है और इनका स्त्रीलिंग किस प्रकार से सही किया गया है वो आपको पहचानना है। तो 14 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि का कवित्री, सम्राट का सम्राट, ये जो लिखा है ब्लर है थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेता का होता है नेत्री, विदुर का होता है विधवा। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि नेता का नेता ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नेता का जो विलोम है वो नेत्री होता है। दूसरी चीज़, कवित्री आप सभी में देखेंगे थोड़ी बहुत मात्रा का भी अंतर है, तो जहाँ पर कवित्री सही लिखा है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 15। 15 में कह रहा है कि भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है, तो कर्ण कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 16 में आपसे कह रहा है कि नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनको जोड़कर एक मिश्रित वाक्य की रचना की गई। सही मिश्रित वाक्य आपका कौन सा है, और जो वाक्य दिया हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन के धृतराष्ट्र पुत्र थे और दुर्योधन शक्तिशाली थे, दुर्योधन को गदा युद्ध में भीम ने परास्त किया। इसका जो है आपको मिश्रित वाक्य पहचानना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 3 और 4, 1 और 2 गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इस प्रकार बना, 3, 4 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, कह रहा है कि उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती है, तो दंड और सजा बात एक ही है। ठीक है, या फिर मृत्यु की सजा दी जाती है या फिर मृत्यु दंड दिया जाता है, तो सजा नहीं होना चाहिए। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो ये तो बहुत ही उल्टा है। मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, गलत है, मेरी नहीं है, मैं करनी का फल भोग रहा हूँ, एक अलग बात है। कृपा यहाँ बैठने की कृपा करें, तो ये दोनों में कृपा अलग अलग दे दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी अशुद्ध हैं, इसमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो शुद्ध है। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। 18 में कह रहा है किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जितने भी आपके ये साइन लगे हुए हैं, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें सही लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, मैंने पूछा कॉमा क्या बात है, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 में कह रहा है कि वाह तुम आ गए, वाह के बाद कौन सा चिन्ह आएगा। तो वाह, जब आप वाह लिखते हैं तो इसके बाद इस टाइप का चिन्ह लगाते हैं ना, तो ये वाह में विस्मय बोधक चिन्ह आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 20 में कह रहा है उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। हरा दिया के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, नाको चने चबवा दिया, यानी कि उसने पहलवान को हरा दिया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 21। 21 में कह रहा है कि स्वाहा हो जाना, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। स्वाहा हो जाना का सभी लोग को आता ही होगा, पूरी तरह के जलकर नष्ट हो जाना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कह रहा है निरीक्षण का अंग्रेजी समानार्थी शब्द होगा। निरीक्षण का मतलब क्या होता है, तो इंस्पेक्शन, हमारे सबके ऑफिस का क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है, समय समय पर निरीक्षण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23।
23 में कह रहा है अंग्रेजी शब्द एडमिशन का क्या अर्थ नहीं है। एडमिशन का मतलब क्या सही अर्थ नहीं है। तो जब आप कहीं एडमिशन लेते हैं मतलब दाखिला लेते हैं, स्वीकृति वहाँ पर ले लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है थोड़ा सा ब्लर है, इसका यही होगा। एडमिशन का मतलब ये नहीं होता है। जाहिर सी बात है जब तीनों हैं तो चौथा नंबर नहीं है। ठीक है, वो क्या लिखा है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोलियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं। तो आपका है पहला मारवाड़ी नहीं बोली जाती है और मेवाती उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन बना 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ऊपर पूछा था नहीं बोली जाती हैं, नीचे पूछ रहा है बोली जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नहीं बोली जाती है। तो ये आपका है 1, 2 और 3। ब्रज भी बोली जाती है, अवधी भी, कन्नौजी भी, बघेली सिर्फ नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1, 2, 3 का ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कन्नौजी जब आप कानपुर से अगले नेक्स्ट जिले में बढ़ेंगे तो कन्नौज पड़ेगा। ठीक है, अवधी और ब्रज पूरा अयोध्या की तरफ का है। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका मतलब सेंस ये पूछ रहा है कि हिंदी क्षेत्र यानी कि कहाँ कहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो आपका हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, MP में भी, उत्तराखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी बोली जाती है। अगर आप हिंदी में वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ के लोग, लोकल के लोग भी समझ जाएंगे। बाकी लोकल लैंग्वेज तो एक लगभग हर जगह की अलग अलग होती है, लेकिन कॉमन हिंदी भाषा सभी जगह बोली जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 27 में कह रहा है आला खंड किस बोली में लिखा गया है। आला खंड आपका किस बोली में लिखा गया, तो है ऑप्शन नंबर बी बुंदेली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका जो 28 से 30 तक, अभी हम लोग ने ऊपर 27 तक देखा है, 28 से 30 तक आपको एक ये गद्यांश दे दिया है। गद्यांश पूरा पढ़ करके इसको आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर गद्यांश एक ऐसी चीज होती है जिसमें हो सकता है एक आध आंसर आपका मेरा भिन्न आ रहा हो, वो आपके आंसर की आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। बाकी ये 99.9% ये है कि सही रहेगा। बाकी गद्यांश में कोई गारंटी ये नहीं होती है कि आयोग किस लाइन को सही मान ले, फिर भी हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं कि हाँ लगभग ये सही होगा। तो उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। बाकी गद्यांश मैं नहीं यहाँ पर पढ़ रही हूँ क्योंकि गद्यांश पढ़ने में टाइम भी जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो आप अपना देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 28 का आंसर है गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक हो सकता है। तो क्या शीर्षक हो सकता है, साहस की जिंदगी। अगर टाइटल देना चाहें तो साहस की जिंदगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है लेखक के अनुसार साहसी व्यक्ति का कौन सा लक्षण नहीं है। तो जो एक साहसी व्यक्ति होता है उसके कौन से लक्षण नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और 3। ठीक है, साहसी जनमत की उपेक्षा नहीं करता है, साहसी आसपास पड़ोस को भली भांति देखकर चलता है। तो साहसी व्यक्ति पड़ोसियों को देखकर नहीं चलता है, वो तो जो डरता है, भयभीत रहता है, वो देख करके चलता है कि सब कुछ मैनेज रहे, कुछ गलत सलत ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 30 में आपको पूरे सेंटेंस दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सा वाक्य यानी कि सार लेखक के विचारों से मेल खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है से मेल खा रहा है, लेखक से कह रहा है कि साहसी व्यक्ति निडर और बेखौफ रहते हैं, आसपास पड़ोस के लोगों की परवाह किए बिना। मैंने यहीं पर अभी ऊपर बताया था कि साहसी व्यक्ति पड़ोसियों की परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, बिना अपने बुने हुए सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं, और इस तरीके से पूरा सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 1 से 30 तक जो हिंदी के प्रश्न थे वो पूरे कर लिए हैं। और मैंने कल यहाँ पर आप देख सकते हैं 31वें नंबर पे, जो कि यहाँ से जीके जीएस और करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो 31 से 60 तक कल के वीडियो में 7-8 मिनट का वीडियो था, उस पर मैंने आपको बता दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही चैनल पर भी कल का ही वीडियो पड़ा हुआ है। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF पूरी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।